हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर 23 अप्रैल 2022 की। तो अगर आपको आज की करंट अफेयर अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पे नए हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। क्योंकि आज से मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोगों को शाम तक वीडियो मिल जाया करेगी, तो आप लोग भयभीत नहीं होने का बिल्कुल भी। तो चलिए हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हाल ही में अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अतुल्य भारत क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा मुंबई में। कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। ये क्यों किया जाएगा? तो ये जो एक आयोजन है, इसमें क्या होगा कि इसमें भारत के जो बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाएं जो थी, आयुर्वेद तरीके से जो काम करते थे पिछली बहुत सारे समय के पहले, जो चिकित्सा पद्धति होती थी, उसको अपनाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष मंत्री जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, क्या नाम है उसका? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। ये कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 14 मई 2022 से 15 मई 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि अभी इसको आयोजित होने में कम से कम 20 या 25 दिन का समय अभी है, ठीक है। तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, जब इसका आयोजन किया जाएगा तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ओके, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एक्सप्लेन में क्या लिखा हुआ है। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन क्या लिखा है? भारत का पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन 14 मई 2022 से 15 मई 2022 को किया जाएगा, जिसे सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा की गई है, और जब इसका आयोजन किया जाएगा तो उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि ये भारत के कौन हैं? तो ये भारत के हैं आयुष मंत्री, ठीक है। भारत के कौन है ये? तो भारत के हैं आयुष मंत्री। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है आप लोग उसका देखिए और उसको जवाब दीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में किसने सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने के लिए IIM कोझिकोड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के द्वारा सर्वोत्तम प्रथा का आदान प्रदान करने के लिए IIM कोझिकोड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है उसको हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट को सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किस लेफ्टिनेंट जनरल को सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, दूसरा लेफ्टिनेंट मनोज कुमार कटियार, तीसरा लेफ्टिनेंट राघव सिंह, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट मनोज कुमार कटियार इसका सही आंसर हो जाएगा। और मनोज कटियार कौन है? तो एक बार 1986 की शायद बात है, 1986 में, ठीक है। 1986 में राजपूत रेजिमेंट, कब? 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में इनको कमीशन किया गया था। इनका पद अभी इनको मिला नहीं है, लेकिन 1 मई 2022 को इनका पद मिल जाएगा और ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। इन्होंने भूटान में भारतीय सैन्य परीक्षण के रूप में भी कार्य किया है, और बाद में 1986 में क्या किया था इन्होंने? इनको राजपूत रेजिमेंट 23वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। राजपूत रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट होती है जो राष्ट्रपति के बहुत ही क्लोज होती है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के लिए कार्य करती है। जैसे देखा होगा तुमने कि जब भी 26 जनवरी को परेड वगैरह होती है, तो राजपूत बटालियन जो है वो सबसे पहला अपना कार्य करती है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की यात्रा की है? ठीक है, तो बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? तो ये हैं ब्रिटेन के। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड लिखा हुआ है। देखो इंग्लैंड और ब्रिटेन में अंतर क्या है हम लोग ये समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि ये मैप है कहाँ का, ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटेन का जो मैप है यहाँ सबसे पहले तो है स्कॉटलैंड, क्या है, स्कॉटलैंड। और यहाँ पे जो बीच वाला है इसको बोलते हैं वेल्स, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वेल्स। और ये जो है ये लंदन, क्या है ये, लंदन। हमने कहा कि वेल्स और लंदन को मिला दें तो इंग्लैंड बन जाता है, क्या बन जाता है, इंग्लैंड बन जाता है। और अगर स्कॉटलैंड, वेल्स और लंदन तीनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन इसमें यहाँ पर एक देश स्थित है, ठीक है, यहाँ पर एक देश स्थित है जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड हो जाएगा, और ये दक्षिणी आयरलैंड हो जाएगा। तो उत्तरी आयरलैंड को भी कहाँ पर शामिल किया गया है, तो यूके में शामिल किया गया है। तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कितने देशों से मिलकर बना है, तो ये 3 देशों से, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ठीक है। इनकी सबकी ब्रिटेन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो लंदन हो जाएगी। यहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए। और भारत आने का मकसद क्या था, भारत आने का एक ही मकसद था कि रक्षा सहयोग पर क्या किया जाए, भारत के साथ समझौते किया जाए, रक्षा क्षेत्र के लिए बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में जो वार चल रही है उसको देखकर लगता नहीं है किसी को कि सबको यही लगता है कि कभी भी किसी देश के खिलाफ ये सब हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ लीजिए, बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। इंग्लैंड कह सकते हो या फिर यूके भी कह सकते हो, ठीक है, यूके भी कह सकते हो। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे। हाल ही में बोरिस जॉनसन बहुत ही चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने 70 या 67 या फिर 70 साल की एज में इन्होंने अपनी शादी की है। हमारे भारत देश में 70 साल में लोग क्या हो जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, और ये 70 साल में शादी कर रहे हैं, गजब बात है ना। ओके, तो ये भारत आए इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है, इसलिए चर्चा में है। और जब भारत आए तो इन्होंने भारत में मुलाकात किससे की, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने क्या की, मुलाकात की कहाँ पर, तो हैदराबाद हाउस में, कहाँ पर, हैदराबाद हाउस में नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने मुलाकात की बोरिस जॉनसन ने। और हैदराबाद हाउस है कहाँ पर, तो बताओगे नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। हैदराबाद हाउस कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। आप लोगों को नाम सुन के लग रहा होगा कि ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, लेकिन नहीं, ये नई दिल्ली में है। इसका सिर्फ नाम है हैदराबाद हाउस। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2022 को बोरिस जॉनसन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। अभी मैंने बताया ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन। वर्तमान में यहाँ के पीएम कौन हो जाएंगे, तो बोरिस जॉनसन यहाँ के क्या हैं, पीएम है, ठीक है। प्रमुख युद्ध कौन सा है, तो अजय वॉरियर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। अजय वॉरियर किसके साथ होता है, तो भारत प्लस इंग्लैंड के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होगा, तो अजय वॉरियर युद्धाभ्यास होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं। और गाइस, अगर आपको ये वाला ऑनलाइन टेस्ट देना है, आपको देखना है कि हमारे कितने नंबर आए हैं, तो आप लोग एग्जाम जिला साइट को ओपन करिए और वहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन करंट अफेयर। तो 23 अप्रैल की करंट अफेयर में देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। तो वहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और अपने नंबरों को वहाँ पे लिख सकते हैं। आपको वहाँ पे नंबर भी दिखा दिया जाएगा और आपके कितने गलत क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर दिखा दिया जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रहा है, तो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है, तो आप लोग बोलोगे मणिपुर में। कहाँ फहराया गया है, मणिपुर में फहराया गया है। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया है, मणिपुर में फहराया गया है, ठीक है। मणिपुर में कितना ऊंचा है, तो 165 फीट। कितना है, 165 फीट। कितनी ऊंचाई है इसकी, 165 फीट इसकी ऊंचाई है राष्ट्रीय ध्वज की। ये किसने बताया है, तो ये मणिपुर के सीएम ने इसकी बात की जानकारी दी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर में फहराया गया है। अगर मणिपुर की बात करोगे तो मणिपुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहीं भारत की खेल यूनिवर्सिटी स्थित है। भारत की खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो यहीं स्थित है मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में भारत की खेल यूनिवर्सिटी स्थित है। अगर आप लोग बात करोगे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान
एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? तो बताओगे मणिपुर में। मणिपुर में किस झील के किनारे है? तो आप लोग बताओगे लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो आप लोग बोलोगे डांसिंग डियर। क्या है? डांसिंग डियर। डांसिंग डियर का मतलब होता है, डांसिंग डियर का मतलब होता है संघाई हिरन। डांसिंग डियर, ठीक है, डांसिंग डियर। अब अगर बात करोगे असम की, असम की यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो असम में क्या है? असम में क्या है? तो असम में विश्व का एकमात्र नदी द्वीप, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप, जो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। असम में स्थित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। और असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाएगा? तो आप लोग बताओगे बिहू फेस्टिवल। कौन सा? बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? असम में मनाया जाएगा। नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2 कहाँ स्थित है? तो बताओगे ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से किस राज्य में जाना जाएगा? तो आप लोग बताओगे असम में जाना जाएगा, ठीक है, असम में जाना जाएगा। ओके, थोड़ा और हम लोग देखते हैं इसी के बारे में। हमने कहा हाल ही में कुछ चर्चा में रही इमारतें जिनको हम लोग कवर करना बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, जैसे कि 216 फीट 216 फीट 216 फीट 216 फीट किसकी ऊंचाई है? तो आप लोग बताओगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये किसकी प्रतिमा है? तो बताओगे रामानुजमचार्य की। किसकी? रामानुजमचार्य की, ठीक है, रामानुजमचार्य की। इसको कहाँ पर बनाया गया है? इसको बनाया गया हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में बनाया गया है। हैदराबाद में ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। किसकी मूर्ति? रामानुजमचार्य की मूर्ति। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया 5 फरवरी 2022 को। कब किया गया? 5 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया और हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में 4 मीनार भी स्थित है। गोल गुंबद, अभी कल एग्जाम सीजीएल में पूछा गया कि सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो बताओगे बीजापुर का गोल गुंबज सबसे बड़ा गुंबज है भारत का। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं एक और स्टैचू की, जिसकी ऊंचाई 183 फीट है। किसकी है? 183 फीट इसकी ऊंचाई थी। ये क्या था? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ क्या था? स्टैचू ऑफ यूनिटी था। इसमें किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो आप लोग बताओगे सरदार पटेल की। किसकी? सरदार पटेल की। सरदार पटेल की मूर्ति है, 183 फीट है। कहाँ पर बनाई गई है? तो आप लोग बताओगे गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। द्वीप कौन सा है? तो साधु वेट द्वीप है। कौन सा है? साधु वेट द्वीप है। किस देश के द्वारा इसको डिजाइन किया गया? तो चीन के द्वारा। चीन के द्वारा इसको क्या किया गया? डिजाइन किया गया। और बनाया किसने? तो बनाया इसको राम सुतार ने। किसने बनाया इसको? राम सुतार ने बनाया। किसने बनाया? राम सुतार ने। तो इसका राइट आंसर क्या था कि हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो आप लोग बताओगे मणिपुर में फहराया गया है। मणिपुर में फहराया गया है। मणिपुर में किसके द्वारा फहराया गया है? तो आप लोग बताओगे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के द्वारा इसको क्या किया गया है? फहराया गया है। तो आप लोग एक्सप्लेन में भी देख सकते हैं यहाँ पे, मणिपुर में पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे अधिक ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 165 फीट होगी। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। किस झील में है? लोकटक झील में है। और मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग एक बार लाइक पे प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर आज से यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़नी है और अच्छे से आपको करंट अफेयर तैयार करनी है तो डेली मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं आप लोग। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, जो पहले था वही अभी भी है, ठीक है। चीन लगातार छठवीं बार विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादक देश बना है, ठीक है, उत्पादक देश बना है। कौन है? तो चीन। कौन है? चीन। अगर आप बोलोगे विश्व में सबसे ज़्यादा भंडारण के मामले में कौन सा देश नंबर 1 है, तो वहाँ पे बात आती है अमेरिका की, अमेरिका की। लेकिन अगर भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाएगा, तो पाया जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर पाया जाएगा? कर्नाटक में पाया जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में एक कोलार की खान स्थित है। कौन स्थित है?
कोलार की खान, कोलार की खान, ठीक है, यहीं से भारत में सोना निकाला जाता है। कोलार की खान आप लोगों ने सुना होगा, KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 जो मूवी है वो यहीं पर बनाई गई है, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड, KGF का फुल फॉर्म क्या होता है, कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF, ठीक है। तो वहीं पर भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है KGF में, ठीक है, KGF में। और विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। और अगर भंडारण के मामले में पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे, अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि गेहूं में सबसे ज़्यादा, गेहूं में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो भी चाइना, ठीक है, तो भी चाइना। लेकिन अगर पूछ ले मक्का उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रिम स्थान कौन सा देश रखता है, तो आप लोग बताओगे अमेरिका। और चावल के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश नंबर 1 है, तो भी क्या बताओगे, तो भी चाइना। लेकिन अगर भारत में पूछे कि भारत में चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित किया जाएगा, तो आप लोग बताओगे पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और गेहूं अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और वीडियो में अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आपको मज़ा आने वाला है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए एक्सप्लेन भी देख लेते हैं हम लोग। लगातार 6वीं बार दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उत्पादन देश बना है चीन, ठीक है। इस साल चीन ने 323 टन सोने का उत्पादन किया है। सोने का भंडारण करने के मामले में अमेरिका विश्व के प्रथम स्थान रखता है। भारत में सोना कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF की खान जो कर्नाटक में स्थित है निकाला जाता है। ओके गाइस, चलो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। भारत ने अमेरिका के साथ, अभी भारत की विदेश मंत्री जो थे वो कहाँ पर गए, सॉरी भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो गई कहाँ पर, वो अमेरिका गई हैं अभी हाल ही में, ठीक है। तो वहाँ पर जो समझौते हुए उनके साथ में क्या समझौता हुआ है कि शिक्षा और विकास के कार्य समूह को स्थापित करने का वहाँ पे निर्णय लिया गया है। और भारत में उच्च कोटि शिक्षा के लिए जो भी व्यक्ति जाना चाहते हैं उनको अमेरिका में वहाँ पर शिक्षित किया जाएगा। और शिक्षित करने के बाद उनको कौशल देके उनको भारत में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। तो यही मुख्य इसका उद्देश्य है, क्योंकि भारत में जितने ज़्यादा सफल लोग हो जाते हैं वो विदेशों में सेटल हो जाते हैं, इसीलिए तो भारत की स्थिति दयनीय हो रही है, ठीक है। तो भारत से लोगों को भेजा जाएगा ट्रेनिंग लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, उसके बाद उनको भारत वापस बुलाया जाएगा और भारत में ही गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान करें वो, और कौशल के क्षेत्र में भी वो क्या करें, अपना योगदान दें। इस उद्देश्य से भारत ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है जो कौशल विकास कार्य पर आधारित होगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में शुद्ध, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप लोग शुद्ध, ठीक है, यहाँ पे शुद्ध नहीं है, यहाँ पे है शुद्ध, ठीक है, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध हरित हाइड्रोजन का मतलब होता है कि इसमें क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को शुद्धिकरण किया जाएगा, हाइड्रोजन का शुद्धिकरण किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा, तो असम में किया जाएगा। असम के किस जिले में, असम के जोरहट जिले में एक पेट्रोल पंप है, उसमें क्या किया गया, इस हाइड्रोजन संयंत्र को क्या किया गया, लगाया गया है, जो 99.999% क्या करेगा, शुद्धिकरण करेगा, ठीक है, शुद्धिकरण करेगा। कहाँ पर, असम में, ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। असम सरकार ने ऑयल इंडिया के साथ मिलकर असम के जोरहट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.999 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी, ठीक है, जगदीश मुखी। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी दिसपुर। क्या हो जाएगी, दिसपुर। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 9 नंबर, ठीक है।
देखिए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ई किताब नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर की गई? जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर क्या है? तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले ये क्या था? पहले इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 2019 के पहले, लेकिन 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसको तोड़ के दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसको डिवाइड किया गया। पहला क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं और लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले। तो 22 जिलों को तोड़ा गया और लद्दाख में 2 जिले स्थापित कर दिए और जम्मू एंड कश्मीर में 20 जिलों को बांट दिया गया। अगर आप लोग पूछोगे जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है, तो कल्हड़ के द्वारा, एक कल्हड़ लेखक थे, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था राज तरंगिनी। क्या नाम था? राज तरंगिनी। इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को कभी राज तरंगिनी पढ़ना है तो आप लोग मार्केट से ले सकते हैं उसको और उसमें देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का इतिहास। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर का इतिहास कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी में मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज किया है? तो आजकल शिक्षा क्षेत्र में कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आगे चल रहा है? आप लोग इसमें ऐसे ही बता सकते हैं कौन है, तो वह है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। ठीक है, कौन है? दिल्ली। दिल्ली आजकल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे चल रहा है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसमें केजरीवाल मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उन्होंने वहाँ के शिक्षा स्तर को पूरी तरह से बदल दिया है। वहाँ के जो स्कूल हैं उनको आप लोग देख के ये नहीं बता सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल है या फिर सरकारी स्कूल है। 4-4 खंड 5-5 खंड की बिल्डिंगें, उसमें एसी वगैरह सब कुछ ऐसी सुविधाएं जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी, प्राइवेट स्कूल भी नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी नहीं दे सकते। ऐसी सुविधाएं सरकारी स्कूल में दे दी गई हैं और वहाँ के सरकारी गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग वहाँ प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों के नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं। तो उसी में 100% बच्चों की उपस्थिति के लिए वहाँ की राज्य सरकार ने, वहाँ की केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने क्या बनाया? एक गाना बनाया जिसको शान के द्वारा गाया गया है। शान गायक का नाम सुना होगा आपने, शान के द्वारा गाया गया है। आप लोग आज यूट्यूब पे सर्च करना और वहाँ पे देखना कि इरादा कर लिया हमने शान, बहुत अच्छा गाना है, मैंने सुना है इसको, तो आप लोग भी इसको सुन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग सुनो, ठीक है, आप लोग सुन सकते हैं। वहाँ के स्कूलों को इसमें दिखाया गया है, वहाँ के बच्चों की प्रसन्नता के बारे में बताया गया है कि अगर आप स्कूल आएंगे तो आपके विकास में कितना कितना बदलाव हो सकता है। ठीक है, वहाँ सब कुछ ये बताया गया है। ओके गाइज, तो आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल में 100% उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति हो, इस उद्देश्य से शिक्षा गीत को लॉन्च किया है, जिसे मनोज सिसोदिया के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मनोज सिसोदिया। ये कौन है? तो ये दिल्ली सरकार के, वर्तमान में जो दिल्ली सरकार है वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं। कौन? मनोज सिसोदिया, जो वर्तमान में दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। और इस गाने को गाया किसने? तो इस गाने को गाया है शान ने। किसने? शान ने गाया है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसे मनाया गया 21 अप्रैल को। कब मनाया गया? इसे 21 अप्रैल को मनाया गया। नवाचार का मतलब होता है कोई नया करना, कुछ नया करना। कुछ नया करने के मामले में कौन कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शीर्ष पर, ये आप लोग सूची में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। हालांकि इसको मनाया कब जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको कब मनाया गया था? तो इसको सबसे पहले 2018 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2018 में इसको मनाया गया। और ये प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है, विश्व नवाचार दिवस, विश्व नवाचार दिवस। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने रूट सर्वर को प्राप्त किया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? रूट सर्वर किसने प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने। किसने प्राप्त किया? राजस्थान ने। तो राजस्थान की जो सरकार है उसने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए रूट सर्वर स्थापित किया है। इसे राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर अनसाइंड नेम्स एंड नंबर के साथ मिलकर इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। किसने? राजस्थान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या हो जाएगा? तो अशोक गहलोत यहाँ के कौन हो जाएंगे? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। और यहाँ
किस पार्टी की सरकार है, तो आप लोग बताओगे कांग्रेस की। किसकी पार्टी की सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, कांग्रेस की यहाँ पे क्या है? सरकार है। ठीक है, कांग्रेस की सरकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे और आई थिंक ये आज का लास्ट सवाल होगा। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया गया? 21 अप्रैल को मनाया गया है। 21 अप्रैल को इसको क्या किया गया? मनाया गया है। ठीक है, हर साल देश में 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक, कब? 21 अप्रैल को। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट काम करने वालों को इसी दिन प्रधानमंत्री पुरस्कार भी क्या किए जाते हैं? वितरित किए जाते हैं। भारत में सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में लॉर्ड मैकाले ने रखी थी। किसने? लॉर्ड मैकाले ने रखी थी। और 1854 में ही लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1855 में पहली बार परीक्षा को क्या किया गया? आयोजित कराया गया। वो भी कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, तो आई होप आज की करंट अफेयर आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि चैनल में ग्रोथ होने में ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि ये 2 साल लगभग हो गए और आप लोग प्यार